जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक एवं अन्य सभी गद्य विधाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हों, क्योंकि वो प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्नों को आप ध्यान से सुने, बस सुनते ही आपको लगभग यहीं पर याद हो जाएगा और ये प्रश्न अवश्य ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी निबंध का श्री गणेश किस माध्यम से हुआ था। हिंदी निबंध जो हमारा है उसकी शुरुआत किस माध्यम से हुई थी। तो हमारा हिंदी निबंध का श्री गणेश अर्थात शुरुआत पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हिंदी निबंध विकास का काल विभाजन कीजिए, मतलब कितने काल में यह बटा हुआ है क्या हिंदी निबंध का विकास। तो यह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है भारतेंदु युग, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक था। दूसरा है द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 ईस्वी तक था। और तीसरा है हमारा शुक्ल युग। शुक्ल युग हमारा 1920 से 1940 तक है और शुक्लोत्तर युग हमारा 1940 से अब तक चला आ रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हिंदी उपन्यास के विकास को किन किन युगों में विभाजित किया जा सकता है। जो हिंदी उपन्यास है हमारा, उसके विकास को किन किन युगों में विभाजित किया जा सकता है। हिंदी विकास जो है उपन्यास का क्रमिक रूप से पूर्व प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग में विभाजित किया जाता है। 2 युग होते हैं किसके, हिंदी उपन्यास के विकास के लिए। कौन कौन से, पहला है प्रेमचंद्र युग और दूसरा है प्रेमचंदोत्तर युग। चौथा प्रश्न हम अपना देखेंगे कि उपन्यास की परिभाषा बताइए। उपन्यास की अर्थात परिभाषा क्या होती है। उपन्यास में ऐसी कथा वस्तु होती है जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण, कथोपकथन, घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण, भावना प्रधान तथा कला से रंजित करके प्रस्तुत किया जाता है। क्या क्या होता है उपन्यास में, कथा वस्तु होती है और उस कथा वस्तु में क्या होता है कि चरित्र चित्रण, कथोपकथन एवं घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण भावना से, किसी उद्देश्य की भावना से प्रधान तथा कला से रंजित करके प्रस्तुत किया जाता है, उपन्यास कहलाता है। उपन्यास के बारे में हम आपको बताएंगे कि उपन्यास जो होता है एक पूरे जीवन काल के चित्रण किया जाता है उपन्यास में, और इसमें एक से अधिक भाग होते हैं। एक भाग नहीं होता है उपन्यास में, एक से अधिक भाग होते हैं। हम इसे एक बार बैठेंगे तो इसे पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब एक बैठकी में हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। उपन्यास अधिक अंकों में होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हिंदी के उपन्यास लेखक तथा उसके उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी के जो प्रथम उपन्यास लेखक हैं तथा उनके उपन्यास का क्या नाम है। हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं तथा उनके उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि पहला उपन्यास हमारे पूरे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है। कौन सा है, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न हमारा है 6वां प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। जो हिंदी कहानी है उसके विकास के जो काल विभाजन हुआ है, किस प्रकार हुआ है, उसको हमें बताना है। तो यह 5 भागों में, 5 कालों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, प्रारंभिक युग, जो कि 1900 से 1910 तक है। दूसरा है प्रसाद युग, 1911 से 1919 तक। तीसरा है प्रेमचंद युग, 1920 से 1935 तक। संधि युग है 1936 से 1949 तक। एवं नव युग है 1950 से हमारा आज तक चला आ रहा है। ये किसका विकास के काल का विभाजन था, हिंदी कहानी के काल विभाजन था। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी नाटक विकास के नामों तथा विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। जो हिंदी नाटक हमारा है उसके नामों तथा विकास क्रम पर प्रकाश डालना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारा हिंदी नाटक का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्व भारतेंदु युग से, जो कि 1643 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक चला था। दूसरा हमारा है भारतेंदु युग 1867 से 1904 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर भारतेंदु युग 1905 से 1915 ईस्वी तक। एवं प्रसाद युग सन 1915 से सन 1920 ईस्वी तक। आधुनिक काल हमारा सन 1920 से आज तक चला आ रहा है। ये किसका काल विभाजन है, हिंदी नाटक के विकास के नामों तथा विकास क्रम पर हमारा यह काल विभाजन है। ये सब हमारे हिंदी साहित्य के, जैसे कि हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी उपन्यास का उद्भव, हिंदी एकांकी नाटक, हिंदी के सब रिपोर्टाज, समन्वय, संस्मरण और डायरी, इन सब के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी किसे कहते हैं, एक अंक तथा छोटी जगह एवं समय में अभिनीत होने वाले नाटक को एकांकी के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात वह जिसमें एक अंक हो और छोटी जगह लें
और कम समय में हम उसे पढ़ सकें, वही एकांकी कहलाती है। इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? एक अंक तथा छोटी जगह एवं समय में अभिनीत होने वाले नाटक को एकांकी के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदी में यात्रावृत्त लिखने की शुरुआत किस लेखक से हुई और सर्वाधिक यात्रावृत्त किस गद्य युग में लिखे गए? तो हम इसको जानेंगे कि यात्रावृत्त लिखने की शुरुआत श्री राहुल सांकृत्यायन से हुई तथा हिंदी गद्य के शुक्ल युग में सर्वाधिक यात्रावृत्तांत लिखे गए। यात्रावृत्त हमारे सिलेबस में ही एक लगा है, राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा। तो इन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत की किसकी? यात्रावृत्त लिखने की। अगला प्रश्न हमारा है कि रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। अन्य रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। रिपोर्टाज लेखक डॉक्टर रांगेय राघव, धर्मवीर भारती तथा विष्णुकांत शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से? डॉक्टर रांगेय राघव, धर्मवीर भारती तथा विष्णुकांत शास्त्री, इन सब का नाम उल्लेखनीय है किसमें? रिपोर्टाज के लेखकों के नाम में। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के 2 रेखा चित्र लेखकों के नाम बताइए। हिंदी के रेखा चित्र लेखनों में महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी रेखा चित्रकार माने जाते हैं। कौन कौन? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी क्या माने जाते हैं? रेखा चित्र लेखकों के श्रेणी में यह सब आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी गद्य के 2 प्रकीर्ण विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य के 2 प्रकीर्ण विधाओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी विधाएं होती हैं? रेखा चित्र एवं संस्मरण, ये सब प्रकीर्ण विधाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? रेखा चित्र एवं संस्मरण। अगला प्रश्न हमारा है कि गद्य गीत अथवा रेखा चित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। गद्य गीत एवं रेखा चित्र की कोई 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हृदय की सघन अनुभूतियों को गद्य में काव्यात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण को कौन सा गीत कहा जाता है? गद्य गीत। हृदय की सघन अनुभूतियों को गद्य में काव्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण को गद्य गीत कहा जाता है तथा रेखा चित्र में विषय के प्रति राग एवं संबद्धता तथा तटस्थ के स्थान पर अवलोकनीय होता है। जो रेखा चित्र में विषय के प्रति राग एवं संबद्धता तथा तटस्थता के गुण होते हैं वह अवलोकनीय होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यात्रावृत्त के किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। यात्रावृत्त के किन्हीं 2 तत्व, यात्रावृत्त में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनमें से 2 किसी तत्वों का उल्लेख कीजिए। स्मृति और स्मृति को ताज़ा करने का प्रयास तथा उसका साहित्यिक ब्यौरा या साहित्य के 2 तत्व हैं। कौन कौन से? स्मृति या स्मृति को ताज़ा करने का प्रयास, यात्रा साहित्य के 2 तत्व हैं। कौन कौन से? अब अगर हम यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, यात्रावृत्त लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि हम उसे याद करें, स्मृति, और उस स्मृति को ताज़ा करने का प्रयास जो होता है, ये दोनों यात्रावृत्त के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संस्मरण तथा रेखा चित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्मरण और रेखा चित्र की 2 विशेषताओं के उल्लेख करना है और एक एक रचना का दोनों में नाम लिखना है। यह प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। चित्रात्मक शैली संस्मरण की विशेषताएं तटस्थता तथा चित्रात्मक शैली रेखा चित्र की विशेषता है। जो चित्रात्मक शैली संस्मरण की विशेषताएं हैं, तटस्थता तथा चित्रात्मक शैली रेखा चित्र की यह विशेषताएं हैं। विषय के प्रति अनुराग तथा रागात्मक संबंध दोनों में अवलोकनीय होता है। और बोलती प्रतिमा एक संस्मरण है श्री राम शर्मा जी की, और मेरा परिवार जो है वह एक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी की, और बोलती प्रतिमा जो है श्री राम शर्मा जी का एक संस्मरण है। यह दोनों का एक एक उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 गद्य काव्य लेखकों के नाम लिखिए। जो 2 गद्य काव्य लेखक हों उनके हमें नाम बताना है। वियोगी हरि तथा दिनेश नंदिनी डालमिया प्रमुख गद्य काव्यकार हैं। कौन कौन? वियोगी हरि, दिनेश नंदिनी डालमिया, ये सब क्या है? प्रमुख गद्य काव्यकार हैं। कौन कौन? वियोगी हरि और दिनेश नंदिनी डालमिया। अगला प्रश्न हमारा है यात्रावृत्त गद्य विधा के एक लेखक तथा उसकी कृति का नाम लिखिए। जो यात्रावृत्त के एक लेखक का नाम लिखना है तथा उसकी एक कृति का नाम लिखना है। भगवत शरण उपाध्याय यात्रावृत्त के लेखक हैं तथा उनकी कृति का नाम सागर की लहरों पर है। क्या है? सागर की लहरों पर। क्या नाम है? वह कृति कौन सी है? सागर के लहरों पर। और उसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। इसका हम यह भी लिख सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन यात्रावृत्त के लेखक हैं तथा इनकी कृति है तिब्बत की यात्रा, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अगला प्रश्न हमारा है कि भेंट वार्ता को एक लेखक तथा उसकी एक कृति का नाम बताइए। भेंट वार्ता के एक लेखक
तथा उसकी कृति कौन कौन सी है। भेंटवार्ता जो प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा हैं, कमलेश उनकी कृति है, और इनकी कृति है मैं इनसे मिला। क्या? मैं इनसे मिला। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा अर्थात कमलेश जी की मैं इनसे मिला, यह एक भेंट वार्ता की कृति है और इसके लेखक कौन है? पद्म सिंह जी। अगला हम देखेंगे प्रश्न बहुविकल्पी रूप में देखेंगे, जो कि आपके पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र जो है हिंदी कहानी में प्रेमचंद्र युग का समय कब से कब तक है। 1911 से 1919, या फिर 1920 से 1935, या फिर 1900 से 1920 तक, या फिर 1936 से 1949 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 से 1935 तक। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं कौन? हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में कौन कौन आता है? प्रेमचंद्र आते हैं, या भगवती चरण वर्मा आते हैं, या फिर यशपाल जी आते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल हैं और प्रेमचंद्र, ये तीनों सुप्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी निबंध में भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है? 1857 से 1900 तक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हिंदी नाटक विकास का क्रम प्रसाद युग का समय क्या है? हिंदी नाटक क्रम में जो प्रसाद युग है उसका समय क्या है? उसका समय हो जाता है 1915 से 1920 तक। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऐसे प्रश्न आपके बुक्स में या किताब में क्यों देता है? क्योंकि आप एक ही प्रश्न में तीनों लोगों को जान लें, यह बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को जानने के लिए। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार राम कुमार वर्मा जी भी हैं, विष्णु प्रभाकर भी हैं, विनोद रस्तोगी भी हैं। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी आलोचना के विकास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? हिंदी आलोचना का जो विकास है उसको कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज का कब लिखा जाने लगा? कब से लिखा जाने लगा? 1940 के आसपास से लिखा जाने लगा। इंटरव्यू के सूत्रपात का श्रेय किसको है? तो यह है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को इंटरव्यू के सूत्रपात का श्रेय दिया जाता है। यात्रा वृत्तांत लिखने वाला साहित्यकार कौन है? वह राहुल सांकृत्यायन जी, मोहन राकेश जी, या विनय मोहन शर्मा जी। तो यह तीनों जो हैं यात्रा वृत्त लिखने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक है कौन सा है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी। ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। हम आगे देखेंगे इन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है एक ही बार में सब देख लेते हैं। तो निबंध का क्या अभिप्राय है? विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। निबंध का क्या अभिप्राय है? अपने विचारों को सुव्यवस्थित करके अर्थात एक क्रम में लाकर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य जो रचना है उसे निबंध कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग में माना जाता है? 2 युग प्रवर्तक निबंध लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग में निबंध रचना का प्रारंभ स्वीकारा गया है और युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल के नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु युग से ही निबंध रचना का प्रारंभ स्वीकारा गया, अर्थात लोग मानते हैं कि भारतेंदु युग में ही निबंध रचना का प्रारंभ हो गया था तथा युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तथा रामचंद्र शुक्ल के नाम लिए जाते हैं, अर्थात उल्लेखनीय हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि शुक्लोत्तर युग के 3 निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के 3 निबंधकार कौन कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के 3 प्रमुख निबंधकार हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के सुपरिचित निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं बाबू गुलाब राय हैं। ये सब निबंधकारों के नाम सुपरिचित हैं द्विवेदी युग में। कौन कौन से? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न हमारा है निबंध के प्रकार बताइए, अर्थात निबंध के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक एवं विचारात्मक। यह 4 प्रकार होते हैं किसके? निबंध के। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक एवं विचारात्मक।
अगला प्रश्न हमारा, निबंध के तत्वों पर प्रकाश डालिए। निबंध के क्या क्या तत्व हैं? निबंध के 5 तत्व प्रमुख हैं। बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, अभिव्यक्ति पक्ष एवं अनुभूति पक्ष। यह 5 तत्व किसके हैं? निबंध के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। समझने से ही याद होगा, रट्टू तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। निबंध के तत्वों पर प्रकाश डालना है तो उनके तत्व कौन कौन से हैं? बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, अभिव्यक्ति पक्ष एवं अनुभूत पक्ष। यह 5 तत्व निबंध के होते हैं। हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उपन्यास के तत्व बताइए। हमने निबंध के तत्व देख लिए, अब हम देखेंगे उपन्यास के हमारे कौन कौन से तत्व होते हैं। विद्वानों तथा साहित्यकारों के उपन्यास के 6 तत्व निम्नवत स्वीकार किए गए हैं। मतलब विद्वानों ने माना है कि उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। यह 6 तत्व किसके होते हैं? उपन्यास के। कौन कौन से? कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम को उल्लेख कीजिए। जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनके नाम क्या क्या हैं? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार तथा यशपाल आदि। आप देख रहे होंगे हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि पेपर में सीधे सीधे आपके पूछ सकता है। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटे। गोस्वामी के बाद होने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र जी के बाद होने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम हमें बताना है। तो 2 वो उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार एवं यशपाल, ये दोनों नाम हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कहानी की परिभाषा। कहानी जो है वह जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। कहानी क्या है? अपने जीवन की या किसी भी आदमी के जीवन की एक खंड चित्र मात्र है और इसकी घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती हैं। मतलब इसको पढ़कर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन में उस कहानी में दी गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस कहानी को पढ़ लेते हैं। इसलिए आपको भी जब कहानी पढ़ना चाहिए तो उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी लेखक या रचनाकार हो वह किसी न किसी मोटो अर्थात किसी न किसी शिक्षा के लिए किसी कहानी को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का नाम बताइए। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी को माना जाता है, स्वीकारा जाता है। लोग क्या कहते हैं कि रानी केतकी की कहानी जो कि इंसा अल्लाह खां जी द्वारा रचित है वह हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है, लेकिन इसमें कहानी कला की कमी है। फलतः किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी गई है। किसे माना गया है? इंदुमती को। और कौन लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। क्यों? क्योंकि रानी केतकी की जो कहानी है उसमें कहानी कला की कमी मानी जाती है, लोगों को ऐसा लगता है। अगला हमारा प्रश्न है कहानी के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। कहानी के जो प्रमुख तत्व हैं वह है कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण एवं भाषा शैली तथा उद्देश्य। यह क्या है? कहानी के प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से? कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण एवं भाषा शैली तथा उद्देश्य। अगला हमारा प्रश्न है कि विषय की दृष्टि से आधुनिक कहानी का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। विषय की दृष्टि से आधुनिक कहानी मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यंग्य प्रधान तथा आदर्श एवं यथार्थ से समन्वित है। कैसे हैं? विषय की दृष्टि से जो आधुनिक कहानियां हैं वह मनोवैज्ञानिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक, व्यंग्य प्रधान तथा आदर्श एवं यथार्थ से समन्वित हैं। प्रसाद जी की 2 कहानियों के नाम बताना है हमको, पुरस्कार और आकाशदीप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। यह आपसे ऑप्शनल में सीधे पूछ सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया पुरस्कार किसकी कहानी है और 4 ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए एक एक पॉइंट को देखना बहुत ही आवश्यक है। अगला हमारा प्रश्न है नाटक के नामकरण का उल्लेख कीजिए। नट अर्थात अभिनेता के माध्यम से प्रस्तुत तथा अभिनीत होने की वजह से इस रंगमंच से जुड़े साहित्य को नाटक के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे नट का अर्थ क्या बताया गया है? अभिनेता, अर्थात अभिनेता के माध्यम से प्रस्तुत या अभिनीत होने की वजह से इस रंगमंच पे जो भी रंगमंच हो उससे जुड़े साहित्य को ही नाटक के नाम से संबोधित किया जाता है। एकांकी के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? एकांकी के प्रमुख तत्व हैं कथावस्तु, पात्र योजना,
चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देश काल, वातावरण एवं उद्देश्य। अब देखते जाइए हर एक जो आपके सिलेबस में है टॉपिक, उसकी परिभाषा, उसके तत्व, उसके उद्देश्य तथा उनकी रचनाओं के नाम आपको इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आप अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो। अगला प्रश्न हमारा है, रेखा चित्र की परिभाषा दीजिए। रेखा चित्र में रचनाकार अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति अथवा घटना का यथार्थ चित्रण इस प्रकार करता है कि इसका चित्र सा उपस्थित हो जाए। रेखा चित्र में रचनाकार जो है वह अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का या घटना का यथार्थ चित्रण करता है, उसी प्रकार चित्रण करता है जैसा कि उसके साथ वह घटना घटी हो, जिससे पढ़ने वाले को, पाठक को ऐसा लगे कि उसके सामने ही यह घटना घट रही है, चित्र सा उपस्थित हो जाए उसके सामने, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संस्मरण की परिभाषा दीजिए। संस्मरण स्वयं से संबद्ध व्यक्ति, घटना आदि की स्मृति पर आधारित सत्य कथन होता है। क्या होता है? संस्मरण अपने आप से ही संबद्ध व्यक्ति या घटना आदि का स्मृति पर आधारित सत्य कथन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेखा चित्र तथा संस्मरण में क्या अंतर है। रेखा चित्र के अंतर्गत शब्दों के प्रयोग की कुशलता एवं कल्पना का पुट होता है। रेखा चित्र जो होता है उसके अंतर्गत शब्दों के प्रयोग की कुशलता एवं कल्पना का पुट होता है, उसमें कल्पना करके रेखा चित्र लिखा जाता है। एवं संस्मरण में स्मरण के माध्यम से यथार्थ का सरल यथार्थता का सरल एवं सरस विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि डायरी गद्य विधा क्या है। डायरी आखिर क्या होती है। लेखक द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित स्मरण योग्य घटनाओं का जो साहित्यिक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है वह डायरी गद्य विधा कहलाती है। जो लेखक होता है वह अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित जो उसके यादें होती हैं, स्मरण होता है, उनकी योग्य घटनाएं होती है जो कि लोगों को बताया जा सके, उसका जो साहित्यिक ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं लेखक, वह ही डायरी गद्य विधा कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि रिपोर्टाज का अर्थ समझाइए। रिपोर्टाज के अंतर्गत गद्य रूप में घटना अथवा तथ्यों का सजीव एवं यथार्थ रूप में अंकन किया जाता है। रिपोर्टाज के अंतर्गत गद्य रूप में घटना तथा अथवा तथ्यों का सजीव एवं यथार्थ रूप में अंकन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि यात्रा वृत्त से आप क्या समझते हैं। लेखक द्वारा यात्रा विशेष का जो सजीव तथा सरल शैली में वर्णन किया जाता है, लेखक द्वारा अपने विशेष यात्रा का जो सजीव एवं सरल शैली में वर्णन किया जाता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। जैसे कोई लेखक कहीं घूमने जाता है, अपनी यात्रा का वर्णन सजीव तरीके से इतना कल्पनात्मक शैली में कर देता है तो वह यात्रा वृत्त कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भेंट वार्ता का आशय समझाइए। महान पुरुषों तथा वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञों से भेंट करके उनकी भावनाओं तथा विचारों को कलात्मक रूप से व्यक्त करने को भेंट वार्ता कहते हैं। जब कोई एक दूसरे से मिलते हैं और उसको समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञों से भेंट में करने की उन भावनाओं तथा विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वह भेंट वार्ता कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है यात्रावृत्त लिखने वाले 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। यात्रावृत्त लिखने के वाले 3 साहित्यकार कौन कौन से हैं। राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश एवं विनय मोहन शर्मा प्रमुख यात्रावृत्त लेखक हैं। कौन कौन? राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, विनय मोहन शर्मा। यह आपके ऑप्शनल में भी यह क्वेश्चन दे दिया था, इससे रिपीट हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। रिपोर्टाज लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। प्रसिद्ध रिपोर्टाज के ये सब लेखक माने जाते हैं। किस सन में कहानी पत्रिका फिर से आरंभ हुई थी। कहानी जो पत्रिका है वह किस सन में फिर से आरंभ हुई थी, तो यह हुई थी सन 1954 में। अगला हमारा प्रश्न है प्रमुख उपन्यासकार के रूप में कौन कौन माने जाते हैं। प्रेमचंद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, यह तीनों प्रमुख उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रसाद युग का प्रमुख नाटक नहीं है। कौन सा ऐसा नाटक है जो प्रसाद युग का प्रमुख नाटक नहीं है। वह है प्रभाकर शास्त्री। ऐसे पहले नाटककार, वह नाटक लिखते नहीं हैं और सब नाटक लिखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक एकांकी लेखन को किस सन में प्रकाशित हंस के एकांकी से वास्तविक मार्गदर्शन एवं दिशा बोध प्राप्त हुए हैं, तो यह 1938 में प्राप्त हुए हैं। आलोचना का प्रमुख रूप क्या है। आलोचना का प्रमुख रूप क्या है। वह सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना और शास्त्रीय आलोचना, तीनों प्रकार की आलोचनाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा एक निबंध के कितने प्रमुख तत्व होते हैं।
निम्न के 5 तत्व होते हैं जो आपको ऊपर हमने बता दिए हैं। कौन सा लेखन 1936 के लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की देन है? कौन सा लेखन ऐसा है जो द्वितीय विश्व युद्ध की देन है? वह है रिपोर्टाज। आत्मकथा का प्रकार है कौन कौन सा? राजनीतिक वृत्ति प्रधान, साहित्यिक वृत्ति प्रधान एवं धार्मिक वृत्ति प्रधान। यह तीनों आत्मकथा का एक प्रकार है। जीवनी के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जीवनी के 5 भेद होते हैं। जीवनी का मुख्यतः भेद होता है कौन कौन सा? संत चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र एवं राजनीतिक चरित्र। यह तीनों भेद जीवनी के मुख्यतः माने जाते हैं।